इस वीडियो में बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए बाजार संतुलन क्या है। बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, तथापि यह एक सक्रिय संतुलन की स्थिति है। इसमें गति तो होती है किंतु गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाजार उस स्थिति में संतुलन में होता है जब बाजार की पूर्ति बाजार की मांग के बराबर होती है। तो इस तरह से बाजार के संतुलन की स्थिति में क्या होता है, बाजार की पूर्ति और बाजार की मांग बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, तथापि यह एक सक्रिय संतुलन की स्थिति है। इसमें गति तो होती है किंतु गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो संतुलन है वो किस तरह से निर्धारित होता है। देखिए यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता के लिए जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें एक्स एक्सिस में दिखा रखा मांग और पूर्ति, वाई एक्सिस में कीमत दिखाया हुआ है, और इसमें ये दिख रहा है डी डी ग्राफ जो है ये मांग वक्र है, और ये एस एस ग्राफ जो है ये पूर्ति वक्र है। तो इस तरह से ये मांग वक्र या डिमांड कर्व है, और एस एस जो है ये पूर्ति वक्र है या सप्लाई कर्व है। अब इसमें देखिए दोनों वक्र एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, ई बिंदु पर काट रहे हैं। तो ई बिंदु क्या है, ये संतुलन बता रहा है, ये बाजार संतुलन की स्थिति है। बाजार संतुलन की स्थिति क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, कीमत तो ये निर्धारित हुई है 30 रुपया, और इसमें जो मांग है वो कितनी है, देखिए मांग है 300 के बराबर, और पूर्ति कितनी है, ये भी 300 के बराबर। क्योंकि ये जो संतुलन की स्थिति है, इस स्थिति में D इज इक्वल टू एस। डी क्या है, डिमांड या मांग, और एस क्या है, सप्लाई या इसको हम पूर्ति कहते हैं। तो इस तरह से इसमें फिर से देख लीजिए, ये है पूर्ति वक्र और ये है मांग वक्र, दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। तो ई बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर मांग बराबर पूर्ति के है। मांग और पूर्ति यहाँ पे कितनी दिखा रखी है, इस ग्राफ में 300 दिखा रखी है, और कीमत जो निर्धारित हुई है 30 के बराबर है। अब इसमें देखिए अगर कीमत ये है 40 रुपया है, किस स्थिति में है कीमत 40 रुपया, अगर बाजार में देखिए ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये पूर्ति ग्राफ है। 40 रुपये का मतलब है यहाँ पे पूर्ति इतनी हो गई है, पूर्ति बढ़ गई है, और मांग यहाँ पे कितनी है, ये है इतनी है। अब ये अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे मांग तो कम है, इतनी है मांग, और पूर्ति कितनी है 40 रुपया, जिसमें पूर्ति इतनी है 450 के करीब। तो हम कह सकते हैं इस समय पूर्ति जो है ये मांग से ज़्यादा होती है। इसे बोलते हैं अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति। जब अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति होती है, उस स्थिति में क्या होता है, धीरे धीरे का कीमत कम होने लगती है, क्योंकि मांग कम है और पूर्ति ज़्यादा है। जब मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा है, कीमत गिरने लगेगी और संतुलन की स्थिति में आ जाएगी, और कीमत फिर से निर्धारित हो जाएगी 30 रुपया, जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर है। अब देखिए नीचे ये वाली स्थिति में इस बिंदु को हम ले रहे हैं जहाँ पे कीमत कितनी है, देखिए 20 रुपया। इस स्थिति में क्या है, मांग जो है ये कितनी है, ज़्यादा है 450 के आसपास, और पूर्ति कितनी है 200 के आसपास है। तो इस तरह से जब 20 रुपया मूल्य है, पूर्ति कितनी हो रही है, ये पूर्ति 200 के बराबर है, और मांग बढ़ गई है कितनी, 450 के बराबर है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जब मांग ज़्यादा हो जाती है, पूर्ति कम होती है, ये स्थिति अतिरिक्त मांग की स्थिति कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे मांग ज़्यादा है
और पूर्ति कम है। उस स्थिति में क्या होता है, जब मांग ज़्यादा होती है कीमत धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर से ये संतुलन की स्थिति पे मांग और पूर्ति बराबर हो जाता है। तो इस तरह से जब अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति है तो उसमें क्या होगा, कीमत गिर के वापस संतुलन की स्थिति में आ गई है। और अगर अतिरिक्त मांग की स्थिति है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कीमत 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो जाती है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। अब आगे देखिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर संतुलन कीमत और मात्रा प्रभावित होती है। अगर आय उपभोक्ता की कम होती है या ज़्यादा होती है, उस स्थिति में क्या होगा, संतुलन कीमत और मात्रा प्रभावित होती है। संतुलन मात्रा जो है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। दाईं ओर खिसकने का मतलब क्या हो गया, ये है, मान लीजिए ये यहाँ पे तुम्हें दिखा रखा है, ये मांग और पूर्ति यहाँ पे दिखा रखी है, यहाँ पे कीमत दिखा रखी है। अगर उपभोक्ता की जो आय है इसमें वृद्धि हो रही है, मान लीजिए पहले जो मांग वक्र है ये है, जब मांग वक्र में वृद्धि हो जाने का मतलब क्या है, मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, इधर की ओर को आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी स्थिति है, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो मांग वक्र खिसकने का मतलब क्या हुआ, मांग का बढ़ना, जिसके कारण क्या होता है, बाजार कीमत में वृद्धि होगी और संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी। इसके विपरीत उपभोक्ता की आय में कमी होने पर मांग वक्र किधर को खिसक जाएगा, बाईं ओर खिसक जाएगा, जिसके कारण बाजार कीमत में कमी होगी और संतुलन मात्रा कम हो जाएगी। इसको हम देखिए ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है मांग वक्र, दे रखा है डीडी वक्र, ये दिख रहा होगा, ये मांग वक्र है। और अगर मांग में वृद्धि होती है, आय बढ़ गई, मांग में वृद्धि हो गई, अब कौन सा कर्व बन गया, D1 कर्व बन गया, ये नया कर्व हो गया। और अगर मांग में कमी हो जाती है तो ये कौन सा कर्व हो गया, ये वाला हो गया D2। मांग में कमी होने का मतलब क्या हो गया, वस्तु की जो कीमत है ये क्या होगी, मांग कम हो जाएगी तो वस्तु की कीमत गिर जाती है ये। लेकिन आय में जब कमी हो जाती है, आय में कमी होने पर मांग गिर जाएगी और आय में जब कमी होगी, मांग गिरने के कारण मांग वक्र जो है ये बाईं ओर खिसक जाएगा। अब इसमें देखिए, ये है SS जो है ये पूर्ति वक्र है और DD जो है ये मांग वक्र है। पहले संतुलन की स्थिति में जब ये और ये मांग वक्र और पूर्ति वक्र हैं, ये E बिंदु पर काट रहे हैं, तो E बिंदु क्या हो रहा है, संतुलन, बाजार संतुलन को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे कीमत क्या निर्धारित हो गई है, OP के बराबर कीमत निर्धारित हो रही है E बिंदु पर, OP के बराबर। और उस समय वस्तु की जो मात्रा है कितनी है, मांग भी और पूर्ति भी कितनी है, OQ के बराबर है। मतलब E जो बिंदु है, इस स्थिति में मांग और पूर्ति बराबर होती है और कीमत ये यहाँ पर P निर्धारित हो गई है, OP इसको हम कह सकते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आय में वृद्धि होती है, अब मांग वक्र कहाँ पे हो गया, ये बढ़ गया, ये दाईं ओर को खिसक गया। जब दाईं ओर को मांग वक्र खिसक गया, बाजार संतुलन की स्थिति बदल जाएगी, क्या हो गई, E1 हो जाएगी। E1 स्थिति में क्या होता है, देखिए जिस समय E1 है ये बाजार संतुलन की स्थिति में, अब कीमत क्या हो गई, क्योंकि मांग बढ़ गई है, मांग बढ़ने का मतलब कीमत बढ़कर OP1 हो गई है। पहले कीमत OP थी, अब ये बढ़ गई है, कितनी हो गई, OP1 के बराबर हो गई। उस स्थिति में मांग और पूर्ति कितनी हो गई, देखिए
इस स्थिति में यहाँ पे संतुलन की स्थिति है, ये वाली नई स्थिति। इस समय क्या हुआ, पूर्ति कितनी निर्धारित हो गई, Q1 के बराबर इतनी पूर्ति हो गई है। तो इसका मतलब पूर्ति और मांग दोनों यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो ये संतुलन की स्थिति है। यहाँ पे संतुलन की स्थिति हमें तब दिखा रखी है जब आय बढ़ गई है। इसी तरह से देखिए, अगर आय कम हो जाती है उस समय क्या है, ग्राफ कौन सा बन रहा है, D2 ग्राफ बन रहा है, जो ग्रीन लाइन से दिखा रखा है। ये जो ग्रीन लाइन से बना हुआ ग्राफ है, ये SS पूर्ति को कहाँ पर काट रहा है, E2 पर काट रहा है। तो ये नया संतुलन बिंदु है। जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो उस समय मांग वक्र ये बाईं ओर को खिसक जाता है। ये DD से खिसक गया बाईं ओर को, D2 की ओर को आ गया। तो नया संतुलन बिंदु E2 है। इस स्थिति में कीमत कितनी हो गई, कम हो गई, P2 के बराबर। मांग कम होती है तो कीमत कम हो जाएगी। और मांग और पूर्ति कितनी है, Q3, OQ3 के बराबर है। इतनी ही मांग है, इतनी ही पूर्ति है। किस स्थिति में, जब ये संतुलन बिंदु E2 के बराबर है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अगर कीमत OP के बराबर है पहले संतुलन की स्थिति में, उस स्थिति में जब यहाँ पे मांग बढ़ रही है तो मांग बढ़ने पर क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे, इसको हम नीचे को बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे काटेगा, ये Q2। तो इसका मतलब उस समय मांग कितनी हो गई है, OQ2 के बराबर हो गई है। या हम कह सकते हैं मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ेगी तो नया जो बाजार संतुलन का बिंदु है वो दाईं ओर को खिसक जाएगा। तो इस तरह से आय में वृद्धि और कमी का प्रभाव संतुलन कीमत पर भी पड़ता है और संतुलन मात्रा पर भी पड़ता है। अब है देखिए, मांग दशाओं के स्थिर बने रहने पर यदि केवल पूर्ति में वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत में कमी होती है और संतुलन मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत पूर्ति की कमी की दशा में संतुलन कीमत पर क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और जिस समय पूर्ति की कमी होगी तो संतुलन कीमत क्या होगी, वो बढ़ जाएगी और संतुलन मात्रा कम हो जाती है। इसको हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ दिखा रखा है। मांग वक्र तो वही है, DD एक ही दे रखा मांग वक्र इसमें, और पूर्ति वक्र पहले है, SS पूर्ति वक्र है। SS पूर्ति वक्र है। इस स्थिति में क्या हो रहा है, कीमत निर्धारित हो गई। ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, E बिंदु पर काट रहे हैं। E बिंदु पर काटने का मतलब कीमत क्या निर्धारित हो गई, E बिंदु पर जिस समय ये काट रहे हैं दोनों, मांग और पूर्ति बराबर हो गई। एक तरह से कीमत क्या हो गई, OP के बराबर हो गई। ये हो गई कीमत। और उस स्थिति में मांग कितनी है, OQ के बराबर है और पूर्ति भी OQ के बराबर है। अब मान लीजिए पूर्ति बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब पूर्ति वक्र किधर को आ गया, दाईं ओर को खिसक गया। S1 नया पूर्ति वक्र है। अब जब नया पूर्ति वक्र होगा तो उस स्थिति में ये जो नया पूर्ति वक्र है ये मांग वक्र को एक नए बिंदु पर काट रहा है, E1 बिंदु पर। E1 बिंदु पर काटेगा तो उस स्थिति में देखिए, वस्तु की मांग भी बढ़ गई है लेकिन पूर्ति भी बढ़ गई है, इसलिए कीमत क्या हो गई, गिर जाएगी। पहले कीमत इतनी थी OP के बराबर, अब कीमत गिर गई है। कितनी गिर गई, इतनी कीमत गिर गई है। अब कितनी हो गई, OP1 के बराबर हो गई। तो इस तरह से पूर्ति में जब वृद्धि होती है इसका भी संतुलन कीमत पर असर होता है। यानी पूर्ति में वृद्धि होने पर अगर मांग वही है तो उस स्थिति में क्या होगा, कीमत गिर जाएगी। तो ये पूर्ति में वृद्धि का
संतुलन कीमत पर प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है ये ग्राफ। अब आगे देखिए, अगर पूर्ति में कमी हो जाती है, जब पूर्ति में कमी हो जाएगी तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें देखिए, मांग वक्र एक ही दिया हुआ है, डी वक्र, पूर्ति वक्र SS है। अब SS जहाँ पर है तो यहाँ पे कीमत जो संतुलन बिंदु है ये E है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं E बिंदु पर। उस स्थिति में कीमत निर्धारित हो गई इतनी, ये इतनी हो गई कीमत निर्धारित, और उस स्थिति में मांग कितनी है, यहाँ से यहाँ पर तक है, ये दिखा रखा है इसमें, और पूर्ति भी इतनी है, क्योंकि संतुलन बिंदु का मतलब मांग और पूर्ति बराबर हो गई। अब देखिए, पूर्ति में कमी हो जाती है, कमी होने का मतलब मांग वक्र बाईं ओर को खिसक गया, इधर आ गया। कौन सा बन गया, S1 नया पूर्ति वक्र, मांग वक्र नहीं पूर्ति वक्र। ये क्या होगा, ये बाईं ओर को खिसक जाएगा, जिस समय पूर्ति में कमी हो जाएगी। तो इस समय ये जो नया पूर्ति वक्र है ये मांग वक्र को कहाँ पे काट रहा है, E1 पर काट रहा है। जिस समय E1 पर काटेगा अब क्या हुआ, देखिए कीमत बढ़ गई, इतनी कीमत और बढ़ गई है। अब पहले कीमत थी इतनी, अब कीमत कितनी हो गई, बढ़ के यहाँ तक हो गई है। और कीमत बढ़ने के साथ साथ अब यहाँ पर मांग और पूर्ति जो नई निर्धारित हो रही है, पहले कितनी थी, इतनी थी यहाँ तक, अब ये गिर गई है, इतनी कम हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, अब देखिए नया संतुलन बिंदु पर पूर्ति भी इतनी है और मांग भी इतनी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जिस समय पूर्ति में कमी हो जाती है, पूर्ति में कमी की स्थिति में कीमत तो बढ़ जाएगी, कीमत क्या होगा, कीमत बढ़ जाती है, और जो मांग है और पूर्ति है ये क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से पूर्ति में कमी संतुलन कीमत को भी प्रभावित करती है और संतुलन मात्रा को भी प्रभावित करती है। अब देखिए, पूर्ति के स्थिर रहने पर, अभी हमने देखा मांग के स्थिर रहने पर पूर्ति के घटने बढ़ने का बाजार संतुलन पर क्या असर होता है। अब हम देखेंगे पूर्ति के स्थिर रहने पर अगर केवल मांग में वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है, साथ ही संतुलन मात्रा में भी वृद्धि होती है। अगर मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी और साथ ही संतुलन मात्रा भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पूर्ति के स्थिर रहने पर मांग में कमी आ जाती है, अगर मांग में कमी हो गई तो वस्तु की कीमत गिर जाएगी, संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों कम हो जाएंगी। इसको हम ग्राफ के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देखिए पूर्ति वक्र एक ही दे रखा है, SS पूर्ति वक्र है, या हम कह सकते हैं पूर्ति स्थिर है। पूर्ति के स्थिर रहने पर जब अकेले मांग में वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है और साथ ही संतुलन मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे अभी बताया आपको, जो ये पूर्ति वक्र है SS पूर्ति वक्र है, और मांग वक्र कौन सा है, जो ब्लैक ये दिखा रखा है वक्र DD वक्र, ये मांग वक्र है। ये दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। तो जहाँ पे E बिंदु है, इस बिंदु पर कीमत कितनी हो गई, 200 के बराबर, और मांग कितनी है, 50 के बराबर, और पूर्ति भी इतनी है। काटने का मतलब क्या हुआ, E बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। तो इस तरह से E बिंदु पर कीमत 200 है और पूर्ति और मांग कितनी है, ये 50 के बराबर है। अब अगर मांग बढ़ गई, मांग में वृद्धि हो जाती है, तो उससे क्या होता है, मांग वक्र खिसक गया, किधर आ गया, दाईं ओर को आ गया। D1 एक मांग वक्र जो है ये दाईं ओर खिसक जाएगा जब मांग में वृद्धि होगी। अब इस समय देखिए, ये जो नया मांग वक्र है ये पहले के जो स्थिर पूर्ति वक्र है इसको E1 पर काट रहा है, E1 बिंदु पर। अब E1 बिंदु पर क्या हुआ, कीमत कितनी हो गई, 300 रुपया,
और मांग भी बढ़ गई, कितनी हो गई 75 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, जब मांग में वृद्धि होती है कीमत बढ़ जाती है और साथ ही वस्तु की मांग और पूर्ति ये दोनों बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पूर्ति के स्थिर रहने पर जब अकेले केवल मांग में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी और साथ ही संतुलन मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी। ये तब की स्थिति है जब मांग में वृद्धि होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे दिखा रखा है जब मांग में कमी आ जाती है। इसमें दिया हुआ है देखो, पूर्ति के स्थिर रहने पर जब अकेले मांग में कमी होती है तब संतुलन कीमत में भी कमी हो जाती है तथा साथ ही संतुलन मात्रा में भी कमी हो जाती है। अब इसमें देखिए एस वक्र, कौन सा वक्र हो गया, पूर्ति वक्र, और डी वक्र मांग वक्र हो गया। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, यानी जब ई बिंदु पर ये काट रहे हैं, ई बिंदु पर मांग कितनी है 25 के बराबर और पूर्ति भी कितनी है 25 के बराबर। मांग और पूर्ति दोनों 25 के बराबर है। उस स्थिति में कीमत कितनी हो गई 40 के बराबर हो गई। अब देखिए पूर्ति तो वही है, इतनी ही है, लेकिन मांग कम हो गई, गिर गई मांग गिर गई तो नया ग्राफ कौन सा बन गया, D2 ग्राफ जो येलो लाइन से दिखा रखा है, ये नया मांग वक्र बन गया। अब ये नया मांग वक्र पूर्ति वक्र को E2 बिंदु पर काट रहा है। अब यहाँ पे कीमत कितनी निर्धारित हो गई 30 रुपया और पूर्ति और मांग कितनी है 20 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं पूर्ति के स्थिर रहने पर जब अकेले मांग में कमी हो जाती है तो क्या होता है, ये संतुलन कीमत में भी कमी हो जाती है, गिर गई संतुलन कीमत 40 से गिरकर कितनी हो गई 30 में आ जाएगी और साथ ही संतुलन मात्रा में भी कमी आ जाती है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस तरह से ये था पूर्ति के स्थिर रहने पर अगर मांग में कमी होती है तो वह संतुलन कीमत में और संतुलन मात्रा जो है इन दोनों में भी परिवर्तन हो जाता है या प्रभावित होती है। अब यहाँ पर देखिए अत्यंत अल्पकाल में क्या होता है, पूर्ति पूर्णतया बेलोच होती है या हम पूर्ति को घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं अल्पकाल की स्थिति में। उस स्थिति में क्या होता है, देखिए अल्पकाल की स्थिति में उस समय क्या होगा, पूर्ति क्या होगी, ये पूरी तरह से बेलोच होगी। इसमें देखिए कीमत 10 रुपया है तब भी पूर्ति कितनी है 200, कीमत 20 रुपया है तब भी पूर्ति 200, कीमत 30 रुपया है तब भी पूर्ति कितनी है 200। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पूर्ति वक्र है एक सीधी लाइन आएगी, एसएस जो है ये सप्लाई कर्व या पूर्ति वक्र है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जब अति अल्पकाल होता है, क्योंकि मशीनों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं खरीदी जा सकती है या उसमें कमी नहीं की जा सकती है, तो इसलिए पूर्ति जो है स्थिर रहती है और ये पूरी तरह से बेलोच होती है। अब पूर्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन वस्तु की कीमत वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन इस समयावधि में पूर्ति पूरी तरह से बेलोच होने के कारण वस्तु की कीमत मांग की दशाओं से ही नियंत्रित होती है। यहाँ पे मेन जो वस्तु की कीमत है किससे निर्धारित होगी, मांग की दशा से। अब देखिए यहाँ पे जब ये एस वक्र जो है ये पूर्ति वक्र है ये वाला, और मांग वक्र कौन सा है, डी वक्र है। ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, तो ई बिंदु पर कीमत कितनी है 20 रुपया निर्धारित है। ठीक है, ये बाजार संतुलन की स्थिति में इस समय पूर्ति कितनी है 200 के बराबर है। अब मान लीजिए मांग में वृद्धि हो गई, मांग में वृद्धि हो गई तो ग्राफ कौन सा हो गया, ये दाईं ओर खिसक जाएगा, D1 ग्राफ है। ये जो D1 ग्राफ है ये जो पूर्ति वक्र है इसको कहाँ पे काट रहा, E1 बिंदु पर। E1 बिंदु पर काटने का मतलब अब कीमत कितनी निर्धारित हो गई 30 रुपया, लेकिन पूर्ति अभी भी कितनी है 200 के बराबर है। अब मान लीजिए मांग में कमी आ जाएगी, मांग में कमी आने का मतलब मांग वक्र
बाईं ओर खिसक गया, इधर को आ गया। मांग वक्र अगर बाईं ओर को खिसकेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, अब संतुलन बिंदु कौन सा हो गया, E2 के बराबर हो गया। E2 पर क्या होगा, कीमत 10 रुपये निर्धारित हो गई और पूर्ति यहाँ पर कितनी है, 200 है। तो इस स्थिति में चाहे कीमत 20 रुपये से 30 रुपया हो जाती है या 20 से 10 रुपया हो जा रही है, दोनों ही स्थिति में पूर्ति कितनी है, 200 के बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं अति अल्पकाल में जो बाजार संतुलन है, कीमत निर्धारित हो रही है बाजार संतुलन में, उस स्थिति में मांग जो है ये कीमत को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि पूर्ति जो है पूर्णतया बेलोज होती है। अब आगे देखिए, ये वाली स्थिति है अल्पकाल की स्थिति में। अल्पकाल में क्या होता है, कीमत निर्धारण में पूर्ति का महत्व अति अल्पकाल की तुलना में अधिक होता है। एक होता है अल्पकाल और एक होता है अति अल्पकाल। अल्पकाल में पूर्ति थोड़ा सा सक्रिय बन जाती है, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है लेकिन थोड़ा सा वो सक्रिय होती है, या एक तरह से हम कह सकते हैं बाजार संतुलन की स्थिति में कीमत को निर्धारित करने में सहयोग करती है पूर्ति भी। तो परंतु कई साधनों की स्थिरता के कारण पूर्ति कीमत निर्धारण का इतना महत्वपूर्ण निर्धारक नहीं हो पाती जितनी की मांग, क्योंकि इस स्थिति अति अल्पकाल में तो क्या होता है, मशीनरी में ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अल्पकाल में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, इसलिए पूर्ति थोड़ा सा ये क्या होती है, बेलोजदार हो जाती है। पहले आपने पढ़ा था पूरी तरह से बेलोजदार की स्थिति। इस स्थिति में देखिए पूर्ति वक्र SS वक्र है और मांग वक्र DD वक्र है, दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। उस स्थिति में क्या हो रहा है, जब E बिंदु पर काटेंगे तो कीमत कितनी निर्धारित है, 15 रुपये, और पूर्ति और मांग कितनी है, 20 के बराबर है। अब अगर मांग बढ़ गई है, मांग बढ़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कीमत कितनी हो गई, 20 रुपया बढ़ गई, 15 से 20 हो गई, और यहाँ पे देखिए जो पूर्ति और ये मांग है ये भी बढ़ जाएगी, कितनी हो गई, 20 से 25 हो गई है। इसी तरह से देखिए अगर कीमत मांग जो है ये गिर जाती है तो ग्राफ, नया ग्राफ हो गया D2 ग्राफ। उस स्थिति में ये जो सप्लाई कर्व है इस पूर्ति वक्र इसको कहाँ पे काट रहा, E2 बिंदु पर काट रहा है। मतलब मांग में कमी होने पर E2 जो है नया संतुलन बिंदु है। इस बिंदु पर कीमत 10 रुपया निर्धारित हो रही है और मांग और पूर्ति कितनी हो गई, 15 के बराबर हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अल्पकाल में कीमत निर्धारण में पूर्ति का महत्व अति अल्पकाल की तुलना में अधिक होता है। अल्पकाल में पूर्ति थोड़ा सक्रिय तत्व बन जाती है, परंतु कई साधनों की स्थिरता के कारण पूर्ति कीमत निर्धारण का अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो पाती है जितनी की मांग। अब आगे देखिए, और दीर्घकाल की स्थिति में क्या होता है, देखिए दीर्घकाल की स्थिति में अब जो पूर्ति वक्र है किस तरह का हो गया, थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं पहले सीधे था, जिस समय पूर्णतया बेलोजदार थी, पूर्ति वक्र इस तरह का था। उसके बाद की स्थिति में पूर्ति वक्र किस तरह का हो गया, थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन अब देखिए ये पूर्ति वक्र, नया पूर्ति वक्र ये है दीर्घकाल की स्थिति में। या हम कह सकते हैं दीर्घकाल एक लंबी उत्पादन अवधि है जिसमें बाजार की मांग की दशाओं के अनुरूप पूर्ति को पूरी तरह से समायोजित किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं मांग बढ़ जाएगी तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्पादन में मशीनरी को बढ़ाने का पूरा टाइम मिल जाएगा। मांग कम हो जाएगी, मशीनरी को हटाने का पूरा टाइम मिल जाएगा और पूर्ति कम हो जाएगी। तो इस तरह से दीर्घकाल में वो लंबी अवधि, समय अवधि है जिसमें मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित किया जा सकता है। इस समय अवधि में उत्पत्ति का प्रत्येक साधन परिवर्तनशील हो जाता है। तो प्रत्येक साधन जब परिवर्तनशील हो जाएगा तो पूर्ति क्या हो गई, अत्यधिक लोचदार हो जाती है।
और कीमत निर्धारण में एक सफल और सक्रिय भूमिका निभाती है। अब यहाँ पे देखिए डी वक्र ये है और एस वक्र ये है, मांग वक्र और पूर्ति वक्र, ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। ई बिंदु पर कीमत ये निर्धारित हो गई है इस बिंदु पर, और उस स्थिति में पूर्ति कितनी है, मांग और पूर्ति इतनी आ जाएगी। अब देखिए अगर मांग बढ़ जाती है, इस स्थिति में मांग बढ़कर ग्राफ दाईं ओर को आ गया तो नया संतुलन बिंदु E1 है। E1 बिंदु पर कीमत भी बढ़ गई, इतनी कीमत हो गई है, और पूर्ति और ये जो मांग है ये भी बढ़ के इस बिंदु पर आ जाएगी। इसी तरह से अगर मांग गिर गई है, नया संतुलन बिंदु E2 है। E2 संतुलन बिंदु पर क्या हो जाएगा, ये E2 जो संतुलन बिंदु है, इस बिंदु पर कीमत भी गिर गई है और यहाँ पे मांग और पूर्ति की मात्रा भी गिर गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दीर्घकाल की स्थिति में जो उत्पादन के साधन हैं ये सभी परिवर्तनशील हो जाते हैं, जिससे मांग के अनुरूप पूर्ति को कम या अधिक किया जा सकता है, और मांग के साथ साथ पूर्ति भी जो है ये कीमत निर्धारण में पूरी तरह से योगदान करती है। अब आगे देखिए, अब देखिए मांग और पूर्ति के साथ एक साथ परिवर्तित होने पर, अभी हमने देखा या तो मांग स्थिर थी या पूर्ति स्थिर थी, लेकिन अगर मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन हो रहा है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मांग और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन होने पर संतुलन की मात्रा में भी उसी के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। अब इसे देखिए ग्राफ के द्वारा, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। यदि मांग की तुलना में पूर्ति में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है तो कीमत कम हो जाएगी। इसका मतलब मांग की तो ज़्यादा है, मांग की तुलना में पूर्ति में अनुपात से अधिक वृद्धि हो रही है तो कीमत गिर जाएगी। यानी हम कह सकते हैं मांग में भी वृद्धि हो रही है, पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो उस समय कीमत गिर जाएगी। इसके विपरीत यदि पूर्ति की तुलना में मांग में अधिक वृद्धि होती है तो कीमत बढ़ जाएगी। पूर्ति भी बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रही है, लेकिन पूर्ति की तुलना में मांग में ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो उस स्थिति में क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी। ये ग्राफ यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसमें देखिए जो मोटी लाइन से ब्लैक लाइन से दिखा रखा ये मांग वक्र डी है और एस जो है ये पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। ई बिंदु संतुलन बिंदु है। संतुलन बिंदु की स्थिति में क्या है, कीमत ओपी निर्धारित हो रही है और पूर्ति कितनी है, ये मान लीजिए क्यू है। ओ क्यू के बराबर पूर्ति और मांग निर्धारित हो रही है। अब देखिए अगर मांग बढ़ जाती है, D1 हो गई है मांग, ये D1 मांग वक्र हो गया है। अगर मांग वक्र कब दाईं ओर खिसकेगा, जब क्या होगा, ये मांग बढ़ जाएगी। तो और साथ ही अगर पूर्ति भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है, देखिए मांग भी बढ़ रही है, पूर्ति का भी नया ग्राफ बन गया S1 ग्राफ। अब ये दोनों येलो कलर से दिखा रखे, ये दोनों E1 बिंदु पर काट रहे हैं। अगर मांग में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन बराबर हो रहा है तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, संतुलन बिंदु कौन सा हो गया, E1 के बराबर हो गया। उस स्थिति में भी कीमत क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी, क्योंकि कीमत मांग और पूर्ति में समान जो है वृद्धि हो रही है। और इस स्थिति में देखिए मांग और पूर्ति कितनी है, दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों में इतनी वृद्धि हो रही है जो इतना गैप दिखा रखा है, दोनों में बराबर वृद्धि हो रही है, मांग में भी पूर्ति में भी। अब मान लीजिए मांग वक्र, मांग जो है ये गिर जाती है, मांग गिर जाएगी तो इसका मतलब क्या है, मांग वक्र बाईं ओर को खिसक जाएगा। पूर्ति कम हो जाएगी तो पूर्ति वक्र ये भी बाईं ओर को आ जाएगा। दोनों ग्रीन लाइन से दिखा रखे हैं, दोनों E2 पर काट रहे हैं। तो अगर दोनों में समान अनुपात में कमी हो रही है
तो उस समय कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत उतनी ही रहेगी, OP के बराबर रहेगी। लेकिन उस स्थिति में मांग और पूर्ति दोनों क्या हो गया, ये कम हो गए, इतने निर्धारित हो गए। तो इस तरह से यदि मांग की तुलना में पूर्ति में अनुपात से ज़्यादा वृद्धि होती है तो कीमत कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि पूर्ति की तुलना में मांग में अधिक वृद्धि होती है तो कीमत बढ़ जाती है। अब आगे देखिए, जब मांग और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन होता है तो केवल संतुलन की मात्रा में परिवर्तन होगा, कीमत वही रहेगी। अभी आपने ग्राफ के द्वारा देखा इसे, यानी वस्तु की मांग और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन होने पर इसका कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब मांग में भी वृद्धि हो रही है और कीमत में भी उसी अनुपात में, पूर्ति में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो रही है, तो कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि मांग की तुलना में पूर्ति में अनुपात से अधिक वृद्धि हो गई तो क्या होगा, कीमत गिर जाएगी। इसके विपरीत यदि पूर्ति की तुलना में मांग में अधिक वृद्धि हो जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी। इसको देखिए, ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं इसको हम। यहाँ पे मांग और पूर्ति वक्र दोनों के दाईं ओर खिसकने पर संतुलन, कीमत और मात्रा पर प्रभाव यहाँ पे दिखा रखा है। अब इसमें देखिए, पहले DT वक्र है और एक SS वक्र है, दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, E बिंदु पर काट रहे हैं। तो E बिंदु पर कीमत इतनी निर्धारित हो गई है और मांग और पूर्ति कितनी है, ये इतनी निर्धारित हो गई है। ये ग्राफ के एरो के द्वारा दिखा रखा है। अब मान लीजिए क्या हो रहा है, मांग में वृद्धि हो जाती है और पूर्ति में भी वृद्धि हो जा रही है। अब इस स्थिति में देखिए, दोनों में वृद्धि हो रही है, दाईं ओर खिसक गए दोनों। उस समय कीमत तो अभी भी इतनी ही है, लेकिन जो मात्रा है कितनी हो गई, जो पूर्ति की मात्रा और मांग की मात्रा है ये इतनी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, मांग और पूर्ति वक्र दोनों के दाईं ओर खिसकने पर संतुलन, कीमत और मात्रा में जो प्रभाव होता है वो यहाँ पर दिखा रखा है। इसमें दिखा रखा कीमत तो उतनी ही है, लेकिन जो पूर्ति और मांग है ये बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब इसी तरह से आगे देखिए, अब यहाँ पे दे रखा है श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण। श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति करने वाले घर परिवार होते हैं। श्रम की मांग फर्म से आती है, मतलब श्रम की मांग कौन करता है, फर्म, और पूर्ति कौन करते हैं, घर और परिवार। जबकि वस्तुओं के बाजार में स्थिति इसके विपरीत होती है। क्या विपरीत होगी इसके, मांग कौन करता है वस्तुओं के बाजार में, घर वाले और परिवार वाले, और पूर्ति कौन करेगा, फर्म करती है पूर्ति। ठीक है, तो श्रम का अभिप्राय श्रमिकों के द्वारा किए गए कार्य के घंटों से है, न कि श्रमिकों की संख्या से। मजदूरी दर का निर्धारण श्रम के लिए मांग तथा पूर्ति वक्र के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है। मतलब जहाँ पे मांग, ये जो मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ पर हो रहा, जहाँ पे श्रम का मांग और पूर्ति एक दूसरे को काट रहे हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, जहाँ श्रम की मांग और पूर्ति संतुलन में है, यानी दोनों बराबर हैं। हम मान लेते हैं कि श्रम उत्पादन का अकेला परिवर्ती कारक है। श्रम बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है तथा इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक फर्म के लिए मजदूरी दर दी हुई है। लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से उत्पादन करती हैं तथा फर्म की उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम लागू होता है। आगे देखिए, इसमें लाभ अधिकतम करता होने के कारण फर्म सदा उस बिंदु तक श्रम का उपयोग करेगी जिस पर श्रम की अंतिम इकाई के उपयोग की अतिरिक्त लागत उस इकाई से प्राप्त अतिरिक्त लाभ के बराबर हो। यानी फर्म जो है ये उस बिंदु तक श्रम का उपयोग करेगी जहाँ पर श्रम की अंतिम
इकाई के उपयोग की जो अतिरिक्त लागत है उससे प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभ के बराबर हो। अतः श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह सीमांत संप्राप्ति और सीमांत उत्पाद के गुणनफल के बराबर है। इसे श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहते हैं। अतः फर्म उस बिंदु तक श्रम को उपयोग में लाती है जहाँ क्या है, देखो मजदूरी बराबर क्या हो गई, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद, यानी श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कितना हो गया, सीमांत संप्राप्ति गुणा श्रम का सीमांत उत्पाद। एक पूरी तरह प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए सीमांत संप्राप्ति वस्तु की कीमत के बराबर है तथा इस स्थिति में श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य के बराबर होती है। अब देखिए, जब तक श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी दर से अधिक है, फर्म श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके अधिक लाभ अर्जित कर सकती है। या हम क्या कह सकते हैं, जो श्रम है इससे ये अधिक उत्पादन कर रहा है उसके कंपैरिजन में, जितना इसकी लागत है उसके कंपैरिजन में। यदि श्रम उपयोग के किसी भी स्तर पर श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी दर की तुलना में कम है तो फर्म श्रम की एक इकाई कम करके अपने लाभ में वृद्धि कर देती है। यानी हम कहेंगे सीमांत उत्पाद का मूल्य जो है मजदूरी दर की तुलना में अगर कम है तो फर्म क्या करेगी, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को कम करके अपने लाभ में वृद्धि कर देगी। ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम की मान्यता पर फर्म मजदूरी दी गई बराबर श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य पर सदैव उत्पादन करती है। यानी श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाली है। व्यक्तिगत फर्मों की मांग वक्रों से बाजार मांग वक्र ज्ञात करने के लिए विभिन्न मजदूरी की दरों पर व्यक्तिगत फर्मों द्वारा श्रम की मांग को जोड़ देते हैं। यद्यपि प्रत्येक फर्म मजदूरी बढ़ने पर कम श्रम की मांग करती है, बाजार मांग वक्र भी नीचे की ओर प्रवणता वाली होती है। मजदूरी एक ऐसे बिंदु पर निर्धारित होती है जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है। यह जो श्रम का मांग वक्र है और श्रम का पूर्ति वक्र है एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं वहां पर मजदूरी निर्धारित होती है। किसी दी हुई मजदूरी दर पर कितनी श्रम पूर्ति की जानी चाहिए इसका निर्धारण कौन करता है, घर परिवार करते हैं। परिवार वाले ये देखते हैं या घर वाले ये देखते हैं कि उसको कितनी मजदूरी दर मिल रही है। अगर ज़्यादा मजदूरी दर मिलेगी तो क्या होगा, श्रम की पूर्ति ज़्यादा होगी, और अगर मजदूरी दर कम होगी श्रम की पूर्ति कम हो जाएगी। उनकी पूर्ति का निर्णय अनिवार्य रूप से आय और अवकाश के बीच एक चयन है। एक और व्यक्ति अवकाश में रहना चाहता है क्योंकि वह कार्य को बोझिल मानते हैं, और दूसरी ओर वह आय को महत्व देते हैं जिसके लिए उन्हें कार्य करना पड़ता है। अतः अवकाश का आनंद उठाने तथा अधिक घंटों के कार्य करने के मध्य एक अदला बदली होती है। यानी क्या हो गया, पूर्ति जो घर और परिवार है श्रम की पूर्ति के लिए अवकाश के घंटे भी देखते हैं। वो केवल आय नहीं देख रहे, आय के साथ साथ वो देखते हैं कि उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े काम के ज़्यादा घंटों से, तो इसलिए वो अवकाश भी देखते हैं। तो इस तरह से जो मांग और पूर्ति है श्रम की, उसके द्वारा क्या होता है, मजदूरी दर निर्धारित होती है। मजदूरी दर में इस वृद्धि के दो प्रभाव हैं। पहला क्या है, मजदूरी दर में वृद्धि के कारण अवकाश की अवसर लागत में वृद्धि होगी।
जो अवकाश को अधिक महंगा बना देगी। अतः व्यक्ति विशेष अवकाश में रहना कम पसंद करेगा। इसके कारण वे अधिक घंटे कार्य करेंगे। दूसरा, मजदूरी दर में वृद्धि के कारण व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। अब मजदूरी दर में वृद्धि होने का मतलब उसकी आय बढ़ गई, आय बढ़ेगी, वो ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाएगा, क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, अतः वह अवकाश जनित क्रियाओं पर अधिक खर्च करना चाहेगा। इन दोनों प्रभावों से जो अधिक प्रबल होगा, मजदूरी दर में वृद्धि का अंतिम प्रभाव उसी पर निर्भर करेगा। कम मजदूरी दर पर प्रथम प्रभाव द्वितीय प्रभाव से प्रबल रहता है तथा इसलिए व्यक्ति की इच्छा मजदूरी दर में प्रत्येक वृद्धि के साथ अधिक श्रम की पूर्ति करने की होगी। परंतु ऊंची मजदूरी दर पर द्वितीय प्रभाव प्रथम प्रभाव से अधिक प्रबल होता है। यानी जब आय बहुत बढ़ जाती है तो व्यक्ति विशेष मजदूरी दर में प्रत्येक वृद्धि दर पर श्रम की पूर्ति कम करेगा और इस प्रकार हमें पीछे की ओर झुकने वाला एक विशिष्ट श्रम पूर्ति वक्र प्राप्त होता है, जो ये दर्शाता है कि निश्चित मजदूरी दर तक मजदूरी में प्रत्येक वृद्धि के साथ श्रम की पूर्ति में वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद मजदूरी दर में वृद्धि होने पर भी श्रम की पूर्ति में कमी आने लगती है। इस मजदूरी दर के बाद मजदूरी दर में प्रत्येक वृद्धि से श्रम की पूर्ति घट जाएगी, जिससे श्रम का बाजार वक्र, जो बाजार पूर्ति वक्र है, जिसे विभिन्न मजदूरी दर पर व्यक्तियों की पूर्ति को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, ऊपर की ओर प्रवणता लिए होगी, क्योंकि ऊंची मजदूरी पर भी कुछ व्यक्ति कम काम करने के इच्छुक होंगे, क्योंकि वो व्यक्ति क्या होते हैं, अधिक श्रम की अधिक पूर्ति करने के लिए आकर्षित होंगे। पूर्ति वक्र मांग वक्र द्वारा संतुलन मजदूरी दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां ये दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं, यानी जहां परिवारों द्वारा श्रम की पूर्ति फर्मों द्वारा श्रम की मांग के बराबर हो जाती है। इसको हम इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे दे रखा मांग और पूर्ति के द्वारा मजदूरी का निर्धारण। यहाँ पे दिखा रखी है मांग कौन करता है, ये फर्म करती है। डी वक्र दिखा रखा है, फर्म का मांग वक्र दिखा रखा। एस वक्र जो है ये श्रमिकों की पूर्ति का वक्र है, जो पूर्ति कौन कर रहा है, घर परिवार कर रहे हैं। तो इस तरह से ये दो वक्र हैं, डी वक्र मांग वक्र और एस वक्र जो है ये पूर्ति वक्र। ये दोनों ई बिंदु पर काट रहे हैं। ई बिंदु पर क्या होगा, जो मजदूरी दर है ये निर्धारित हो जाएगी, कितनी हो गई, ओ डब्ल्यू के बराबर, और इस स्थिति में श्रम के घंटे कितने हो गए, ओ एच के बराबर। तो इस तरह से मांग और पूर्ति के द्वारा मजदूरी दर का निर्धारण होता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपने बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में ग्राफ के द्वारा मांग और पूर्ति के द्वारा, मांग और पूर्ति वक्र के द्वारा बाजार संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है, ये समझा।